नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मुझे पता है सभी लोग गर्मी का चुपके से मजा ले रहे होंगे, तो भाई गर्मी पूरी पड़ रही है, मजा लेते रहिए। बट इसी बीच क्या आप डेली पढ़ रहे हो? देखिए गाइस, अगर आपको एक अच्छी सरकारी नौकरी चाहिए, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एक बढ़िया एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, तो भाई आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। कुछ लोगों के एक्सक्यूजेस होते हैं कि भैया आज मुझे टाइम नहीं मिला, मेरी तबीयत खराब हो गई, मुझे इमरजेंसी में कुछ काम आ गया था, घर वालों ने काम बता दिया था, इस वजह से मैं नहीं पढ़ पाया। देखिए दोस्तों, डेली टाइम निकालकर जरूर पढ़िए। भले ही कुछ दिन थोड़ा कम पढ़ लीजिए, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, लेकिन पढ़िएगा जरूर। एक भी दिन मिस मत करिए, लगातार पढ़ते रहिए। फिर देखते हैं कैसे आप झंडे गाड़ के नहीं आते। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो में लेकर आ चुका हूं क्लास 6 75 डे चैलेंज हमारा चल रहा है, स्पेशली एसएससी सीएचएसएल एमटीएस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल मनिस्टर और एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्जाम के लिए। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम को टारगेट करके रखे हो ना, जनरल अवेयरनेस की गारंटी मेरी है। 75 दिन तक इस क्लास के साथ जुड़ जाइए, जनरल अवेयरनेस का आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा। क्लियर है? मोस्ट सिलेक्टेड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को डिटेल के साथ डिस्कस कर रहे हैं। आज की इस क्लास का भी पीडीएफ आपको आगे प्रोवाइड करा दूंगा। चैनल के ऊपर नए हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। वेट ज्यादा नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपके लिए 2 मोटिवेशनल लाइन। घायल तो यहां हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। इन लाइन का मतलब समझ रहे हो? बहुत सारे छात्रों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, छोटी सी हर्डल आ जाए, छोटा सा फेलियर आ जाए, डिसअपॉइंट होके, डिमोटिवेट होके बैठ जाएंगे कि भाई मेरे तो बस की नहीं, पता नहीं ये मेरे साथ ही क्यों होता है। देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, फेलियर लाइफ में आते रहेंगे, लेकिन दोस्तों सक्सेस उसे ही मिलेगी जो दोबारा से उठेगा। घायल तो यहां हर परिंदा है, मुसीबतें तो हर एक आदमी के साथ आ रही है, मगर जो फिर से उड़ा, जो दोबारा से उठ सका है, वही जिंदा है। तो भाई आप जिंदा है, दोबारा उठते रहिए, फिर चाहे आपको ठोकर कितनी भारी क्यों ना गिरा दे। है ना मजेदार लाइन? चलिए, तो भाई आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूं, दोनों करेंगे डिस्कस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और भाई ये एसएससी सीएचएसएल 2023 के पेपर में पूछा जा चुका है। हो सकता है कि इस बार एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछ ले, दिल्ली पुलिस के में पूछ ले, जीडी में पूछ ले। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उस्ताद सफाहत अहमद खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते थे? इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। किसी का भी नाम दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि भाई ये किस नृत्य से संबंधित है, या फिर ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। तो यही तो पूछा जा रहा है, किस वाद्य यंत्र से संबंधित है उस्ताद सफाहत अहमद खान। 4 वाद्य यंत्रों के नाम आपके सामने हैं, तो इस सवाल का सही आंसर है तबला। तो भाई उस्ताद सफाहत अहमद खान एक तबला वादक थे, तबला बजाते थे। एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि भाई उस्ताद सफाहत अहमद खान किस घराने से संबंधित है? तो भाई ये दिल्ली घराने से संबंधित है। किससे? दिल्ली घराने से संबंधित है। देखिए, घराना इनका कौन सा है? दिल्ली। जन्म इनका 20 मई 1954 को हुआ था, न्यू दिल्ली के अंदर ही। निधन 24 जुलाई 2005 में हुआ था, 51 साल की उम्र में, न्यू दिल्ली के अंदर ही। फादर का इनका नाम था उस्ताद चम्मा खान। उस्ताद चम्मा खान इनके पिता का नाम था। ये भी बहुत ही प्रसिद्ध तबला वादक थे। इनको अवार्ड मिल चुका है पद्मश्री, भारत का 4था सिविलियन सबसे बड़ा अवार्ड है। उस्ताद सफाहत अहमद खान को कौन सा पुरस्कार मिल चुका है? पद्मश्री से इनको सम्मानित किया जा चुका है। समझ गए? याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं। अगला सवाल है, कौन सा पौधा उत्तक मिट्टी से तनों और पत्तियों तक पानी और खनिज के परिवहन के लिए जिम्मेदार है? पौधा उत्तक, यानी कि दोस्तों जो हमारे प्लांट होते हैं ना, उनमें एक टिश्यू होता है, एक उत्तक होता है। उसी उत्तक का आपको नाम बताना है। इस टिश्यू का काम क्या होता है? ये मिट्टी से तनों और पत्तियों तक पानी, मान के चलिए ये हमारा एक पौधा है, ठीक है, ये आपकी मिट्टी है, ठीक है, इसमें किसी ने पानी डाल दिया है, क्लियर है, या फिर मिट्टी में तो पानी होता ही है, ठीक है। तो अब ये जो पानी है या फिर जो आपकी बाकी की न्यूट्रिशन खनिज है, वो यहां से लेकर, इसकी जड़ से लेकर, धरती से लेकर ऊपर इसकी तने में और पत्तियों तक पहुंचा देगा। एक टिश्यू का काम होता है ये। उस टिश्यू का नाम पूछ रहा है कि भाई उस टिश्यू का क्या नाम है जो कि यहां से खनिज या फिर न्यूट्रिएंट्स या फिर पानी पत्तियों तक और तने तक पहुंचाता है, नीचे से ऊपर ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। उस टिश्यू का क्या नाम है?
4 नाम आपके सामने है, उस टिश्यू का सही नाम है जाइलम। आपने 10वीं 9वीं 10वीं में बहुत ज्यादा पढ़ा होगा जाइलम। जाइलम का काम क्या होता है, देखिए, जाइलम इज अ टाइप ऑफ वेस्कुलर टिश्यू इन प्लांट्स प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड डिजोल्व्ड मिनरल्स। यानी कि इसका काम होता है पौधे में पानी और मिनरल्स को रूट तक पहुंचाने का, नहीं सॉरी, रूट से पत्तियों तक पहुंचाने का, ठीक है, ताकि पत्तियां भी हरी भरी रहे, ठीक है। एंड इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, और पौधे को यही एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, समझ गए। तो भाई ये एक ट्रांसपोर्टर होता है एक तरीके से, जो कि मिनरल्स को और पानी को पत्तियों तक पहुंचाता है किसी भी पौधे में। जब मिनरल्स और पानी पत्तियों तक पहुंचेंगे तभी तो पेड़ पौधे अपना खाना बना पाएंगे फोटोसिंथेसिस के थ्रू, सन की अल्ट्रावायलेट रे से, सन की किरणों से, ठीक है। अब यहां पर एक ऑप्शन है फोइलम। फोइलम क्या होता है, इसका एक अलग काम है। फोइलम इज अ वाइटल वेस्कुलर टिश्यू इन प्लांट रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग शुगर। इसका काम होता है शुगर को ट्रांसपोर्ट करने का और अदर ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स फ्रॉम वेयर दे आर मेड यूजुअली लीव्स। यानी कि जो शुगर वगैरह होते हैं या फिर जो अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये बनते किसी भी पौधे के पत्ती में, ठीक है। एंड पार्ट ऑफ द प्लांट, दिस प्रोसेस नोन एज ट्रांसक्यूलेशन इज क्रूशियल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड सर्वाइवल। ये प्रोसेस प्लांट के सर्वाइवल के लिए और ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण होता है। फोइलम का काम होता है पत्तियों से अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर शुगर जो होती है वो पौधे के दूसरे भाग में ले जाने का, ठीक है। जाइलम तो भाई जड़ से ले जा रहा है चीजें, और फोइलम जो है पत्तियों से पूरे पौधे में पहुंचा रहा है। दोनों में डिफरेंस है, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। बायोलॉजी का बड़ा प्यारा सा सवाल है ये। अगला क्वेश्चन है, एक हॉकी टीम में कितने मैदानी खिलाड़ी होते हैं? यार बच्चों वाला सवाल है। एक हॉकी टीम में गोलकीपर को मिलाकर 11 ही तो खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। क्रिकेट में भी 11 होते हैं, हॉकी में भी 11 होते हैं, समझ गए। अगला सवाल, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? यार मेरा फेवरेट सवाल है ये। जहां पर हर्षवर्धन आ गया मतलब मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया। पता नहीं हर्षवर्धन पुलकेशिन में मुझे इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों है, क्योंकि इन्होंने जो युद्ध लड़े, ये दोनों के दोनों महान शासक थे, बहुत ही शक्तिशाली शासक थे, ठीक है। और हर्षवर्धन का तो कार्यकाल भी काफी लंबा था। तो हर्षवर्धन के दरबार में कवि रहता था, उसका नाम बताइए, ठीक है। जिसने हर्ष चरित्र वगैरह लिखी है, हर्ष की बायोग्राफी, हर्ष की जीवनी लिखी है, वो बाणभट्ट है, ठीक है। मैंने बता दिया आपको, ऑप्शन डी सही है, बाणभट्ट। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट था। अब देखिए हर्षवर्धन के बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा करेंगे। हर्षवर्धन वाज एन एम्परर ऑफ कन्नौज फ्रॉम अप्रैल 606 अंटिल हिज डेथ इन 647। यानी कि हर्षवर्धन जो था कन्नौज का ये राजा था, उत्तर प्रदेश के अंदर जो पड़ता है। 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और 647 तक इसने गद्दी पे राज किया था। आखिरी शक्तिशाली हिंदू शासक था ये। He was the king of थानेश्वर who had defeated the Alcon Huns, ठीक है। यंगर ब्रोदर ऑफ राजवर्धन, ये यंग ब्रोदर था, राजवर्धन का छोटा भाई था। इसके पिता का क्या नाम था? प्रभाकर वर्धन था, ठीक है, जो कि थानेश्वर का आखिरी शासक था। इसका जन्म 4 जून 590 ईस्वी में हुआ था। 647 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। कहां पर? कन्नौज में। राज्यवर्धन, राज्यश्री इसके भाई और बहन थे, ठीक है। और पेरेंट्स इसका प्रभाकर वर्धन इसके पिता का नाम था, यशोमती इसकी माता का नाम था, ठीक है। मैं आपको कार्यकाल बता दूं, 606 से 647 तक हर्षवर्धन ने राज किया था। अब हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय जो कि चालुक्य साम्राज्य के एक बहुत ही प्रसिद्ध शक्तिशाली शासक था, दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसके बारे में क्वेश्चन बहुत बनते हैं। युद्ध कौन सा था? नर्मदा का युद्ध था, जो कि 618 से 619 के बीच में हुआ था। नर्मदा नदी का ये युद्ध हुआ था। मध्य प्रदेश के आसपास पड़ती है नर्मदा नदी, तो वहीं पर ये युद्ध हुआ था। कन्नौज में बैठा था हर्षवर्धन ने सोचा कि यार जो साउथ इंडिया है, दक्षिण भारत है, उसके ऊपर क्यों ना मैं विजय हासिल कर लूं, वो राज्य भी मेरा हो जाएगा। लेकिन हर्षवर्धन को इस बात का नहीं पता था कि वहां पर एक शक्तिशाली शासक भी है, पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन आगे बढ़ा दक्षिणी भारत के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन नर्मदा नदी के ऊपर ही पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को रोक लिया और दोनों के बीच में एक भयंकर युद्ध हुआ, ठीक है। नर्मदा नदी का युद्ध इसको बोला जाता है, जिसमें हर्षवर्धन पराजित हुआ और हर्षवर्धन पीछे मुड़कर चला गया। और तब से लेकर
आखिरी तक, जब तक हर्षवर्धन रहा गद्दी पर। नर्मदा नदी इन दोनों शासकों के बीच में एक बॉर्डर लाइन का काम करती रही, ठीक है। उससे आगे कभी हर्षवर्धन नहीं गया और उससे आगे, ठीक है, कभी पुलकेशिन द्वितीय नहीं बढ़ा, ठीक है। तो भाई पुलकेशिन द्वितीय से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए अलग से आपको बता रहा हूं। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य साम्राज्य, चालुक्य साम्राज्य का एक बहुत ही ग्रेटेस्ट शासक था, ठीक है। वतापी के जो चालुक्य थे, इसका जो निधन हो गया था 642 में हुआ था, ठीक है। 610 ईस्वी में या फिर 611 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 642 तक इसने राज किया। हर्षवर्धन इससे पहले गद्दी पर बैठ गया था 607 में और 647 तक उसने राज किया था, क्लियर है। इसके जो पुत्र का नाम था, एक था विक्रमादित्य फर्स्ट, चंद्रादित्य फर्स्ट, आदित्य वर्मन फर्स्ट, दशराय, ठीक है, ये इसके पुत्र थे। ग्रैंडफादर पुलकेशिन फर्स्ट इसका ग्रैंडफादर था। पेरेंट्स कृतिवर्मन फर्स्ट, कृतिवर्मन इसका पिता था। कृतिवर्मन के बाद ही गद्दी पर बैठा था पुलकेशिन सेकंड, और पुलकेशिन फर्स्ट कौन था, इसका दादा था, क्लियर है। अब सवाल उठता है कि 642 में पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा। कुछ टाइम के लिए, बहुत ही छोटे से टाइम के लिए आदित्य वर्मन गद्दी पर बैठा था, लेकिन उसके बाद उसका पुत्र विक्रमादित्य फर्स्ट गद्दी पर बैठा, ठीक है। विक्रमादित्य ही था दूसरा जो कि गद्दी पर बैठा और ये शक्तिशाली शासक था पुलकेशिन द्वितीय के बाद, ठीक है। तो भाई ये पुलकेशिन द्वितीय है जो कि महत्वपूर्ण है, चालुक्य का एक शासक था, बहुत ही फेमस, शक्तिशाली। असम में कौन सा फसल उत्सव प्रसिद्ध रूप से मनाया जाता है। असम राज्य का एक सबसे प्रसिद्ध फसल उत्सव कौन सा है इन चारों में से। देखिए दोस्तों, लोहड़ी। लोहड़ी तो किसका है, पंजाब का है, ठीक है। किसका है, पंजाब का, जो कि 13 जनवरी के आसपास मनाया जाता है। कब, 13 जनवरी। मकर संक्रांति भी मनाया जाता है, स्पेशली पंजाब के आसपास, उत्तर प्रदेश में भी मनाया जाता है, शायद महाराष्ट्र में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। खिचड़ी का त्योहार ये होता है। मकर संक्रांति जो मनाया जाता है वो हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है लोहड़ी के बाद। चौथा है हमारा ओणम। ओणम त्योहार जो है वो केरल का, किस राज्य का है, केरल का। और ओणम त्योहार के दिन वहां पर एक बोट रेस होती है, वल्लमकल्ली बोट रेस, जो कि बहुत ज्यादा फेमस होती है। तो एक बचा हमारा भोगाली बिहू। भोगाली बिहू जो है यही असम राज्य के एक फसल उत्सव है, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध। कौन सा, भोगाली बिहू। बिहू एक लोक नृत्य है जो कि असम राज्य का है, तो उसी से समझ जाइएगा कि भाई बिहू यहां पर जुड़ गया, तो जाहिर सी बात है भोगाली बिहू असम राज्य का एक बहुत ही प्रसिद्ध फसल उत्सव है। भोगाली बिहू को माघ बिहू के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, माघ बिहू को भोगाली बिहू भी कहा जाता है, जो कि भोजन का त्योहार है, भोजन का त्योहार है। माघ बिहू फसल कटाई के मौसम के अंत का प्रतीक है, यानी कि फसल कटाई का जो मौसम होता है ना अप्रैल के आसपास, उसके मंथ का अंत का प्रतीक है कि भाई फसल कटाई का जो मौसम है वो खत्म हो चुका है। इसीलिए हर साल इस त्योहार को मनाया जाता है, माघ बिहू हो या फिर भोगली बिहू हो, ठीक है, दोनों में बिहू जुड़ा हुआ है। अगला सवाल है दोस्तों, अ लाइफ ऑफ द जीनियस, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, भारतीय गणितज्ञ खालिस्तान की जीवनी है। भारत के दो सबसे फेमस गणितज्ञ कौन से थे। एक तो आर्यभट्ट थे जिन्होंने जीरो का इन्वेंशन करा था, दूसरे श्रीनिवास रामानुजन थे। इन दोनों में से किसकी जीवनी है अ लाइफ ऑफ द जीनियस, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। तो इस सवाल का सही आंसर है श्रीनिवासन रामानुजन, इन्हीं की ये बायोग्राफी थी। देखिए, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, अ लाइफ ऑफ द जीनियस, रामानुजन भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जीवनी है, जिसे 1991 में रॉबर्ट कैनिगेल ने लिखा था। यह पुस्तक भारत में उनके पालन पोषण, उनकी गणितीय उपलब्धियों और गणितज्ञ G.H. हार्डी के साथ उनके गणितीय सहयोग का वितरण करती है। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 में हुआ था, ठीक है। 26 अप्रैल 1920 में एक बीमारी के चलते इनका निधन हुआ था, केवल 32 साल की उम्र में। अगर ये ज्यादा लंबे समय तक जीते तो आप नहीं सोच सकते क्या क्या कर सकते थे, ठीक है।
एजुकेशन इनकी कहां पर हुई थी? ट्रिनिटी कॉलेज में हुई थी 1914 से 1916 के बीच में। तो भाई किताब का नाम नोट कर लीजिए, ये श्रीनिवास रामानुजन की बायोग्राफी है। एसएससी एमटेस 2023 में ये सवाल पूछा जा चुका है। क्लियर है गाइस? अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द खालिस्तान से जुड़ा था। जब दिल्ली सल्तनत चल रही थी, ठीक है, सल्तनत काल चल रहा था, कब से चला था? 1290 से चला, सॉरी 1206 से कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना करी थी ममलूक वंश की, गुलाम वंश की, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत तो आपकी 1858 तक ही चली, 1857 तक ही चली थी, ठीक है। वैसे तो आखिरी शक्तिशाली शासक औरंगजेब था, ऐसा हम 1707 कह सकते हैं, लेकिन 1857 लगा के चलिए आप, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द किससे जुड़ा था? उलेमा शब्द का मतलब क्या था? क्या उलेमा शब्द का इस्तेमाल डाक अधिकारी के लिए किया जाता था? उस टाइम के जो डाक अधिकारी थे उनको उलेमा कहा जाता था, या फिर ग्राम राजस्व अधिकारी को उलेमा कहा जाता था, या फिर कमांडर इन चीफ को उलेमा कहा जाता था? नहीं, उलेमा कहा जाता था जो विद्वान, धर्मशास्त्री और न्यायविद होते थे, यानी कि उनके जो न्याय मंत्री होते थे, जिनको ज्यादा ज्ञान होता था, वो विद्वान या फिर धर्मशास्त्री यानी कि धर्म के जो शास्त्री होते थे, ठीक है, उनको कहा जाता था उलेमा। क्या कहा जाता था? उलेमा। अगला सवाल, वर्ष 1947 में जब भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ तो साक्षरता दर सिर्फ खालिस्तान थी। आपको पता है 1947 में भारत आजाद हो गया था ब्रिटिश शासन से, तो भाई उस टाइम पर भारत की साक्षरता दर कितनी थी? जाहिर सी बात है बहुत ही कम होगी। डेफिनेशन देखिए, वर्ष 1951 में साक्षरता दर केवल 13.49% थी। 1951 में जनगणना हुई थी, तब केवल 1349 साक्षरता दर थी। तो जाहिर सी बात है लगभग 12% भारत की साक्षरता दर रही होगी, लिटरेसी रेट रहा होगा। उसके बाद अगले साल जनगणना हुई 1961 में, 21.95% जनगणना वो थी साक्षरता दर। 1971 में बढ़ के 23.17% हो गई, 1981 में 32.32% हो गई, 1991 में 39% हो गई, 2001 में 47% हो गई, और 2011 में फिलहाल जो भारत की साक्षरता दर है वो 63.82% है। आप देख सकते हो कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। और जब 2026 में जनगणना होगी तब मेरे हिसाब से लगभग 82% के साथ के आसपास साक्षरता दर भारत की हो गई होगी, ठीक है। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार जब तक नई जनगणना नहीं हो जाती तब तक 63.82% ही भारत की साक्षरता दर रहेगी। तो भाई क्वेश्चन में पूछा गया है 1947 के बाद जब भारत आजाद हुआ था कितनी थी? 12% थी। विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? 4 टेनिस के टूर्नामेंट है, इनमें से सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? तो भाई विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है विंबलडन। कौन सा? विंबलडन विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है जो कि होने वाला है। हर साल इस टूर्नामेंट का आयोजन होता है और अब ये 30 जून 2025 से लेकर 13 जुलाई 2025 को होने वाला है इंग्लैंड के अंदर। वेन्यू इसका रहेगा ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस, ठीक है। 137वां एडिशन 2024 में हुआ था, इस बार 138वां एडिशन इसका होने वाला है, ठीक है। 1877 में विंबलडन विश्व कप चैंपियनशिप की शुरुआत हुई थी। 148 साल आज इसको हो गए हैं। इनाम की राशि क्या है? 5 करोड़ पाउंड 2025 में इनाम की राशि थी। क्लियर है? अब क्वेश्चन में फ्रेंच ओपन भी दे रखा है, बट उससे पहले विंबलडन 1877 में शुरू हुआ था। यह सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है जो 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंटों में से एक है। फ्रेंच ओपन की जो शुरुआत हुई थी 1891 में हुई थी। यूएस ओपन की शुरुआत हुई थी 1881 में। ऑस्ट्रेलिया ओपन की शुरुआत 1905 में। तो अगर एग्जाम में इनमें से कुछ भी पूछ लिया जाए और ये कहा जाए कि भाई ये टूर्नामेंट कौन से खेल से संबंधित है, तो भाई विंबलडन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये सारी की सारी टेनिस टूर्नामेंट है, लॉन टेनिस टूर्नामेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन राय ने करी थी? ये चारों के चारों समाज सुधार आंदोलन थे, ठीक है, समाज को सुधारने के लिए धार्मिक आंदोलन थे जो कि भारत के इतिहास में हुए थे। इन चारों में से ये तो सिख धर्म का है, ठीक है, सिख धर्म को शुद्ध करने के लिए या फिर जो गुरुद्वारे थे उनको शुद्ध करने के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अकाली दल की स्थापना हुई थी। बचे हमारे तीन, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या फिर आर्य समाज। इन चारों में से कौन से धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन राय ने करी? तो भाई इस सवाल का सही आंसर है ब्रह्म समाज, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने करी थी 1828 में। कब? 1828 में। देखिए, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में स्थापित एक प्रमुख सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था। धार्मिक सुधार आंदोलन था। इसका उद्देश्य हिंदू धर्म में सुधार करना और एकश्ववाद को बढ़ावा देना था। ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा, कर्मकांड और जाति व्यवस्था जैसे सामाजिक बुराइयों का विरोध किया था। क्लियर है? एक ऑप्शन है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। शायद ये सवाल आगे भी आएगा इसी टाइप का, नोट कर लीजिए आप अभी प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने करी थी, जो कि बहुत बड़े फिजिशियन भी थे भारत के, बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट भी थे। और इसमें महादेव गोविंद रानडे, आरजी भंडारकर और अन्य प्रमुख सुधारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। समझ गए दोस्तों? अब आर्य समाज के बारे में भी मैं आपको यहीं पर बता जाऊंगा, क्योंकि आर्य समाज भी तो है ऑप्शन में। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है। ये तीनों के तीनों हिंदू धर्म को सुधारने के लिए आंदोलन चलाए गए थे, जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? 1875 में स्वामी दयाराम सरस्वती ने। यह एकश्ववाद, सामाजिक सुधार और वेदों की शिक्षाओं पर जोर देने के लिए जाना जाता है। यानी कि आर्य समाज के द्वारा वेदों की शिक्षाओं के ऊपर जोर दिया गया था। ठीक है, तो भाई दयानंद सरस्वती जी ने ही तो कहा है वेदों की ओर लौटो। इनके किताब आती है सत्यार्थ प्रकाश। पेपर में सवाल पूछा जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश के किसने लिखे है? तो भाई दयानंद सरस्वती ने ही लिखी है, तो वो पढ़िएगा, बड़ी मजेदार किताब है। ठीक है। 122 प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? लो भाई, अभी अभी मैंने आपको बताया, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। 1867 में बंबई में स्थापित एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था। इसका उद्देश्य सामाजिक समानता, धार्मिक सुधार और तर्कसंगत सोच को बढ़ावा देना था। प्रार्थना समाज ने जाति व्यवस्था, बाल विवाह और विधवाओं के पुनर्विवाह जैसे सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया और महिला शिक्षा को प्रोत्साहित किया। ठीक है, 1867 में किसकी स्थापना हुई थी? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की। उम्मीद करता हूं नोट कर लिया होगा, सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? दोस्तों, भारत के जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें से इकलौता ऐसा एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना एक अलग उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, और वो है दिल्ली, यानी कि भारत की राजधानी। भारत की राजधानी दिल्ली का अपना एक अलग हाई कोर्ट है, बाकी किसी भी यूनियन टेरिटरी का कोई हाई कोर्ट नहीं है। अब सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि भाई कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश के सीएम हैं? ऐसे 2 राज्य हैं, जिसमें से एक राज्य तो है पुदुचेरी, जिसके सीएम है अलग। ठीक है, सीएम रंगास्वामी है इनके, क्या नाम है एग्जैक्ट? एन रंगास्वामी। सीएम कौन है? एन रंगास्वामी। एन रंगास्वामी, ठीक है, पुदुचेरी के सीएम है। वहीं पर दिल्ली भी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीएम कौन है? रेखा गुप्ता। अभी अभी बनाई गई है रेखा गुप्ता। अब दोस्तों, इन दोनों राज्यों के एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? ठीक है, गवर्नर नहीं होते, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। क्या होते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है दिल्ली के? विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना, ठीक है।
लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? एलजी कौन है? पुदुचेरी के कुन्नैल कैलासनाथन। कैलासनाथन। तो भाई ये करंट अफेयर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको भी नोट कर लीजिएगा। ये दो ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके अलग सीएम हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है? इन चारों में से भारत के संविधान में कौन सा एक मौलिक अधिकार है? भारत के संविधान में टोटल 6 मौलिक अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक आते हैं। पहला समानता का अधिकार है, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है। तो भाई इन चारों में से स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जिसमें अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक आते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है? स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया है? यह अनुच्छेद 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी ये देता है। यानी कि अनुच्छेद 19 के तहत, स्वतंत्रता के अधिकार के तहत, भारत के हर एक नागरिक को पूरा अधिकार है कि वो भाषण दे सकता है, अपनी मतलब कुछ वो व्यक्त करना चाहता है तो कर सकता है, वो प्रॉपर संगठन बना सकता है, आंदोलन कर सकता है, प्रोटेस्ट कर सकता है। ये भारत के नागरिक का अधिकार है अनुच्छेद 19 के तहत। अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है? यह अधिकार अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपराधी पाया गया है तो भाई उसके कुछ अधिकार है जिनका संरक्षण करता है। जैसे कि अधिकार कैसे? कि भाई अगर किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसको प्रॉपर उसका रीजन बताना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा कि भाई उसको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। क्लियर है? साथ ही 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। तो ये उसके कुछ स्पेशल अधिकार हैं। ऐसे ही अनुच्छेद 21 क्या कहता है? यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है। यह कहता है कि भारत के हर एक नागरिक को अपने मर्जी से जीवन जीने का अधिकार है, उसके ऊपर कोई भी दबाव नहीं डाला जा सकता। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? यह कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, गिरफ्तारी और नजरबंदी से सुरक्षा प्रदान करता है अनुच्छेद 22। समझ गए? तो भाई स्वतंत्रता का अधिकार भारत का एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 19 से 22 इसी के अंडर आता है। रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध प्रतिपादक थी? तो भाई एक नाम दे दिया गया आपको, रुक्मणी देवी अरुंडेल। ये किस नृत्य शैली से संबंधित है? वो बहुत ही फेमस नृत्य शैली है। और मैं आपको बता दूं वो तमिलनाडु की नृत्य शैली है। किसकी? तमिलनाडु की। तमिलनाडु का वो एक लोक नृत्य है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं भरतनाट्यम की। भरतनाट्यम तमिलनाडु का एक लोक नृत्य है। रुक्मणी देवी अरुंडेल भरतनाट्यम की बहुत ही प्रसिद्ध प्रतिपादक या फिर नर्तकी थी। क्लियर है? इनको बहुत सारे प्रसिद्ध अवार्ड से भी संबोधित किया जा चुका है। जैसे पद्म भूषण इनको 1956 में दिया गया, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1957 में इनको दिया गया। ठीक है, कालिदास सम्मान से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। कालिदास सम्मान एग्जाम में पूछा जाता है। कालिदास सम्मान, कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश राज्य का एक बहुत ही प्रसिद्ध सम्मान है, बहुत ही प्रसिद्ध पुरस्कार है। 2024 में किसको दिया गया? 2024 में कालिदास सम्मान पंडित उदय भावलकर को मिला है। 2024 में कालिदास सम्मान, जो कि मध्य प्रदेश का एक बहुत ही प्रसिद्ध सम्मान है, पंडित उदय भावलकर को मिला है। कालिदास सम्मान कला के क्षेत्र में दिया जाता है। समझ गए दोस्तों? और हाँ, रुक्मणी देवी जी की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी है, जैसे कि कला क्षेत्र फाउंडेशन का गठन इन्होंने किया है। साथ ही एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया भी रुक्मणी देवी अरुंडेल ने ही शुरू करी थी। समझ गए दोस्तों? तो भाई भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। अगला सवाल है, मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम खाली स्थान के लिए है। यानी कि मिशन कर्मयोगी किसके लिए है? डॉक्टरों के लिए है, निर्माण श्रमिकों के लिए है, सिविल सेवकों से संबंधित है, या फिर महिला उद्यमी से संबंधित है। मिशन कर्मयोगी, मिशन कर्मयोगी है भाई हमारे सिविल सेवकों से। ठीक है, सिविल
शिक्षकों से, सिविल सर्विसेज से। मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य है, समझिए डेफिनेशन, मिशन कर्मयोगी है क्या, जो कि सिविल सेवकों से संबंधित है। देखिए, मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य गतिशील वातावरण में सफल होने के लिए सिविल सेवा को सशक्त बनाना, शासन की उभरती जरूरतों को संबोधित करना और सरकार नागरिक संपर्क को बढ़ाना, यानी कि सरकार से नागरिकों का संपर्क बढ़ाना, अगर नागरिकों की कुछ प्रॉब्लम है सरकार तक उन प्रॉब्लम को पहुंचाना। ठीक है, यह काम होगा। सिविल सेवकों को आवश्यक कौशल और दक्षताओं से लैस करके, यानी कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको स्पेशल स्किल से और जो एबिलिटी है उनसे लैस किया जाएगा। मिशन 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करता है। ठीक है, तो भाई मिशन कर्मयोगी सिविल सर्वेंट से संबंधित है। अगला सवाल, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर मौलिक कर्तव्यों को खाली स्थान संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था। ठीक है, सबसे पहला एक सवाल तो यहीं पर हमारा क्लियर हो गया कि भारत के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, भारत के संविधान में टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ये किसकी सिफारिश से जोड़े गए थे? स्वर्ण सिंह समिति थी एक, इसकी सिफारिश से भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, कौन से साल में जोड़े गए, मैं आपको बता देता हूं कौन से साल में जोड़े गए। 1976 में जोड़े गए। भारत के संविधान में 1976 में 42वां, कौन सा 42वां संशोधन किया गया था, उसके तहत जोड़े गए। तो ऑप्शन ए इसका सही है। भारत के संविधान के भाग 4A में हमें मौलिक कर्तव्यों का जिक्र मिलता है और साथ ही अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान हमें देखने को मिलता है। टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं भारत के संविधान में। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2024 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बच्चों वाला है, बिल्कुल बेसिक सा। नेक्स्ट सवाल है, नेपाल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? 4 ऑप्शन आपके पास है, यह बताना है कि भाई किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। नेपाल भारत के टोटल 5 स्टेट्स के साथ अपनी सीमा साझा करता है। मैप मैंने लगा दिया है, ये आपका पूरा का पूरा यहां तक नेपाल होता है। ठीक है, एक तो आ गया आपका उत्तराखंड। ठीक है, क्या उत्तराखंड ये तो अपनी सीमा साझा करता है, नंबर 1। नंबर 2, ये कौन सा राज्य है इतना बड़ा सा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ये भी अपनी सीमा साझा करता है। अब ये तीसरा आ गया, कौन सा? बिहार। नंबर 3, बिहार भी अपनी सीमा साझा करता है। ये कौन सा आ गया? नंबर 4, सिक्किम। सिक्किम भी अपनी सीमा साझा करता है। अब येलो कलर में आपको दिख रहा होगा जो कि यहाँ तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो ये जो एरिया है ये आपका मिल रहा है नेपाल से, और ये राज्य है वेस्ट बंगाल। 5वें नंबर पर वेस्ट बंगाल अपनी सीमा साझा करता है। तो भाई ये 5 राज्य हैं जो कि अपनी सीमा साझा करते हैं। सबसे पहले बिहार करता है, सिक्किम करता है, पश्चिम बंगाल करता है, मणिपुर नहीं करता क्योंकि मणिपुर जो है वो थोड़ा आपका नागालैंड के नीचे है, यानी कि बहुत ज्यादा बाहर है। ठीक है, मणिपुर तो बहुत ज्यादा बाहर है, तो मणिपुर अपनी सीमा साझा नहीं करता। बिहार की राजधानी आपको पता ही होगा, सिक्किम की राजधानी इम्फाल होती है, वेस्ट बंगाल की कलकत्ता है ही। सॉरी यार, मैंने सिक्किम की क्या बताई आपको? इम्फाल, गैंगटोक होती है, गैंगटोक। बाकी मणिपुर की इम्फाल है। गर्मी चढ़ गई है शायद दिमाग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को खाली स्थान के नाम से भी जाना जाता है। न्यूटन के 3 लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो भाई न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, जड़ता का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ है क्या? न्यूटन फर्स्ट लॉ ये है कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, ठीक है, स्थिर रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, भारी फोर्स ना लगाया जाए। खड़ा है, भारी फोर्स नहीं लगाया, खड़ा है। कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में वो चलता रहेगा, उसी स्पीड से वो चलता रहेगा जब तक उस पर कोई भारी फोर्स ना लगा जाए, उसको रोका ना जाए या फिर उसकी स्पीड ना बढ़ाया जाए। तो यही है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या है?
सेकंड लॉ क्या है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। न्यूटन थर्ड लॉ क्या है? एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन क्रिएट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल बंदूक, गन, मिसाइल, ठीक है। आप कोई भी गोली फायर करोगे, गोली आगे जाएगी लेकिन आप पीछे हटोगे, ठीक है। मतलब एक्शन हुआ, आगे भी हुआ और इक्वल अपोजिट रिएक्शन भी हुआ उसका, पीछे आगे भी गई गोली और आपको पीछे धक्का भी लगा। तो यही है, बस में बैठे हो, बस स्टार्ट होगी, बस आगे चलेगी, आप पीछे जाओगे, तो ये एवरी एक्शन क्रिएट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो यही है न्यूटन्स का थर्ड लॉ। तो भाई ये थे आज की क्लास के टोटल पता नहीं कितने क्वेश्चन थे, लेकिन काफी सारे मैंने आपको कवर करा दिए। आज की इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? अरे यार, वे टू सक्सेस ही तो है, वे टू सक्सेस ही तो है, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके अंदर आपको इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। यानी कि ये सभी क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में मिल जाएंगे। आप इनको प्रिंट आउट निकाल के भी प्रिपेयर कर सकते हैं, डेली इनके ऊपर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, खुद भी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का पर्पज, इस क्लास का पर्पज यही है कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा सिलेक्टेड चुनिंदा क्वेश्चंस मैं लेकर आऊं जो कि एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, ठीक है। ऐसे हम 75 दिन के अंदर पूरी जनरल अवेयरनेस को कवर कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। बहुत होते हैं 75 दिन, बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करा दूंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के ऊपर हमारा डिस्कशन बहुत ही सॉलिड रहता है। तो चलिए गाइस, बाकी रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे सामान्य अध्ययन की किताब फिर से अवेलेबल हो चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आए हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।